नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मानव मन की दो बहुत ही अनोखी और जटिल श्रेणियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं सोमैटोफॉर्म और डिसोसिएटिव विकार। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है MPC 11 ब्लॉक 2 यूनिट 4 वो इन पर काफी अच्छी जानकारी देती है। हाँ, ये वो स्थितियां हैं जहां हमारा अंदरूनी मानसिक या कह लीजिए भावनात्मक तनाव या तो शरीर पर दिखने लगता है जैसे सोमैटोफॉर्म विकारों में होता है, या फिर हमारी याददाश्त, पहचान या चेतना में एक तरह की दरार पैदा कर देता है जैसा डिसोसिएटिव विकारों में होता है। और ये समझना जरूरी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि ये कोई जानबूझकर किया गया नाटक या बहाना नहीं है। मतलब व्यक्ति वाकई उन लक्षणों को महसूस कर रहा होता है। बिल्कुल, भले ही उनका आधार मनोवैज्ञानिक हो, ये अक्सर बहुत ज्यादा तनाव से निपटने के आप कह सकती हैं अनजाने तरीके होते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद आज इन विकारों के अलग अलग प्रकार, उनके लक्षण, उनके पीछे के संभावित कारण और इलाज, इन सब पर थोड़ी गहराई से बात करना है, स्रोत के आधार पर। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले समूह से, सोमैटोफॉर्म विकार। सोमैटोफॉर्म, सोमा यानी शरीर, तो यहाँ मन का दर्द शरीर में जाहिर होता है ना? सही कहा। जब कोई व्यक्ति लगातार शारीरिक शिकायतें करता है, जैसे दर्द, थकान, पेट की गड़बड़ी, और मेडिकल जांच में कोई ऐसा शारीरिक कारण नहीं मिलता जो इन लक्षणों को पूरी तरह समझा सके, हाँ, तब हम सोमैटोफॉर्म विकारों के बारे में सोचते हैं। हम सब ने शायद कभी न कभी अनुभव किया होगा, जैसे तनाव में सिरदर्द या पेट खराब होना, पर यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गंभीर और लगातार होने वाले लक्षणों की है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। ये रोजमर्रा के तनाव से होने वाली वो हल्की फुल्की शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है। स्रोत सामग्री 5 मुख्य प्रकार बताती है: सोमैटोसाइजेशन विकार, दर्द विकार, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, कन्वर्जन विकार और बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार। अच्छा, तो सोमैटोसाइजेशन से शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है? सुनने में लगता है काफी सारे लक्षण होंगे। बिल्कुल, इसमें व्यक्ति को कई तरह के अक्सर बदलते रहने वाले शारीरिक लक्षण होते हैं और ये आम तौर पर 30 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाते हैं। जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द, कम से कम 4 जगह, फिर 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण, मतलब पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कतें जैसे दस्त, मतली वगैरह, एक यौन लक्षण दर्द के अलावा, और एक स्यूडो न्यूरोलॉजिकल लक्षण। स्यूडो न्यूरोलॉजिकल मतलब जो न्यूरोलॉजिकल लगता है पर होता नहीं, जैसे अचानक बेहोश हो जाना या संतुलन खोना। और सबसे अहम बात, इन सब के पीछे कोई पुख्ता मेडिकल वजह नहीं मिलती। ऐसे लोग अक्सर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहते हैं समाधान की तलाश में। शुरू में रीना का केस दिया है, वो इसे काफी स्पष्ट करता है ना? हाँ, 24 साल की महिला, बचपन में मां नहीं रही, शादी के बाद ससुराल में तनाव, और फिर लगातार सिर दर्द, गर्दन पीठ में दर्द, पेट की दिक्कतें, बेहोशी, यौन इच्छा में कमी। लगता है तनाव और शारीरिक लक्षणों में सीधा संबंध है। अब इसी से मिलता जुलता है दर्द विकार। अच्छा, लेकिन इसमें एक खास अंतर है। क्या अंतर है? क्या इसमें सिर्फ दर्द पर फोकस होता है? हाँ, दर्द विकार में मुख्य शिकायत शरीर के किसी एक या ज्यादा हिस्सों में लगातार बना रहने वाला दर्द होता है। और फिर वही बात, या तो इस दर्द का कोई शारीरिक कारण नहीं मिलता, या अगर कोई हल्की फुल्की शारीरिक समस्या है भी, तो वो जो दर्द बताया जा रहा है उसकी शिद्दत को सही नहीं ठहराती। मतलब मनोवैज्ञानिक कारक यहाँ दर्द को शुरू करने, बनाए रखने या बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्रोत में जोसेफ का उदाहरण है। एक युवा मजदूर, घर का माहौल तनावपूर्ण, पिता शराबी, उसे पढ़ाई छोड़कर नापसंद काम करना पड़ा। फिर एक छोटी सी दुर्घटना हुई, टखने में चोट लगी। चोट तो ठीक हो गई, पर उसे कमर में भयानक दर्द रहने लगा। इतना के काम छोड़ना पड़ा, जबकि जांच में कुछ नहीं निकला। ये दर्द शायद उसके जीवन के तनाव और निराशा का शारीरिक रूप था। बिल्कुल, ये मामले दिखाते हैं कि दर्द कितना वास्तविक हो सकता है, भले ही उसका स्रोत मनोवैज्ञानिक हो। अब आते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस पर। ये तो काफी सुना हुआ शब्द है ना? लोग मजाक में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पर ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसमें क्या होता है, किसी गंभीर बीमारी होने का लगातार डर बना रहता है। सही, ये किसी गंभीर बीमारी, मान लीजिए कैंसर या एड्स, होने या हो जाने का एक तर्कहीन और लगातार बना रहने वाला डर है। व्यक्ति अपने शरीर के सामान्य संकेतों या हल्के फुल्के लक्षणों को भी किसी बड़ी बीमारी का सबूत मान लेता है। डॉक्टर भले ही आश्वासन दे कि सब ठीक है, पर उसका डर नहीं जाता। वो लगातार मेडिकल जानकारी पढ़ता है, बार बार जांच करवाता है और डॉक्टरों से सहमत नहीं होता। दिनेश का मामला याद आता है।
एक अफेयर के बाद उसे एड्स होने का डर बैठ गया। टेस्ट नेगेटिव आए पर डर बना रहा। जुकाम भी उसे एड्स का लक्षण लगने लगा। वो बार बार टेस्ट करवाता रहा और डॉक्टरों पर जोर डालता रहा कि उसे मजबूत दवाएं दी जाएं। ये डर उसकी जिंदगी पर हावी हो गया था। और यही सोमाटाइजेशन और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में फर्क है। सोमाटाइजेशन में बहुत सारे थोड़े अस्पष्ट से शारीरिक लक्षण होते हैं, जबकि हाइपोकॉन्ड्रियासिस में किसी एक खास गंभीर बीमारी होने का पक्का यकीन या डर होता है। ठीक है, अगला है कन्वर्जन विकार। स्रोत बताता है कि इसे पहले हिस्टीरिया कहते थे। ये क्या है? हाँ, ये ऐतिहासिक नाम है। कन्वर्जन विकार में व्यक्ति अचानक से किसी शारीरिक कार्य क्षमता को खो देता है, खासकर अपनी इंद्रियों जैसे दिखना या सुनना बंद हो जाना, या फिर मोटर फंक्शन जैसे लकवा मार जाना, दौरे पड़ना। इनको ये लक्षण किसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे लगते हैं, लेकिन मेडिकल जांच में कोई न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी नहीं मिलती। अक्सर ये किसी बड़े मनोवैज्ञानिक तनाव या संघर्ष के बाद अचानक सामने आता है। लेकिन फिर इसे असली न्यूरोलॉजिकल समस्या से कैसे अलग पहचानते हैं? कुछ तो संकेत होते होंगे। हाँ, कुछ खास बातें। पहली, ये अक्सर किसी तनावपूर्ण घटना के ठीक बाद होता है, भले ही व्यक्ति खुद इस संबंध को ना माने या इनकार करे। दूसरी, लक्षण अक्सर न्यूरोलॉजी के जो स्थापित पैटर्न्स हैं उनसे मेल नहीं खाते। जैसे एक उदाहरण है ग्लव एनेस्थीसिया। इसमें हाथ सिर्फ कलाई तक सुन्न होता है, जबकि नसों की सप्लाई का पैटर्न ऐसा नहीं होता, वो तो पूरी बांह तक जाती है। अच्छा। और तीसरी, एक अजीब सी उदासीनता दिख सकती है, जिसे फ्रेंच में लाबेले इंडिफरेंस कहते हैं। लाबेले इंडिफरेंस मतलब खूबसूरत उदासीनता। हाँ, कह सकते हैं। मतलब व्यक्ति अपनी इस बड़ी शारीरिक अक्षमता जैसे लकवा या अंधापन को लेकर उतना परेशान या चिंतित नहीं दिखता जितना कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है। ये उदासीनता क्यों होती है? क्या इसलिए कि वो लक्षण किसी अंदरूनी संघर्ष को मतलब हल कर रहा है? ये एक संभावित व्याख्या है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से। शायद लक्षण व्यक्ति को उस मुश्किल मनोवैज्ञानिक स्थिति से ध्यान हटाने या उससे बचने में मदद कर रहा है, इसलिए वो ऊपरी तौर पर शांत दिखता है। अख्तर का मामला याद है? फैक्ट्री कर्मचारी दुर्घटना के बाद कहता है अंधा हो गया, पर मेडिकल बोर्ड ने फिट घोषित कर दिया। वो मुआवजा चाहता था, मां पर निर्भर था और टीवी सुन सकता था। यहाँ लाबेल इंडिफरेंस और शायद कुछ द्वितीयक लाभ भी नजर आते हैं। द्वितीयक लाभ मतलब अतिरिक्त फायदे। और पांचवा प्रकार है बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार। ये अपने रूप रंग को लेकर अत्यधिक चिंता है। हाँ, इसमें व्यक्ति अपने रूप रंग में किसी मामूली सी कमी या कई बार तो पूरी तरह से काल्पनिक दोष को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित रहता है। जैसे उसे लगता है कि उसकी नाक बहुत बड़ी है या त्वचा पर कोई दाग है, जबकि दूसरों को वो सामान्य लगता है या दिखता ही नहीं है। वो बार बार आईने में देखता है, दूसरों से पूछता रहता है, आश्वासन चाहता है, जो कि मदद नहीं करता। उस दोष को छुपाने की कोशिश करता है और कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में सोचता है, लेकिन उससे भी उसे अक्सर संतुष्टि नहीं मिलती। रत्ना का उदाहरण है, जिसे लगता था कि उसकी नाक चपटी और बदसूरत है। वो इसी वजह से लोगों से मिलती जुलती कम थी, धीरे बोलती थी, बार बार आईने में देखती और अपनी नाक छुपाती थी। ये चिंता उसके सामाजिक जीवन में एक बाधा बन गई थी। तो ये थे मुख्य सोमैटोफॉर्म विकार। अब सवाल उठता है कि ये कितने आम हैं और इनके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। स्रोत के अनुसार इनका प्रसार अलग अलग है। सोमेटाइजेशन महिलाओं और निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस हैरानी की बात है कि काफी आम है, लगभग 2 से 7% लोगों में पाया जा सकता है। कन्वर्जन आजकल पहले से कम दिखता है। बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार भी कुछ प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है। कारणों की बात करें तो जैविक कारकों की भूमिका यहाँ कम लगती है। हालांकि बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार का ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कुछ जुड़ाव शायद आनुवंशिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता हो। ज्यादा जोर मनोवैज्ञानिक कारकों पर है, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। वो अचेतन संघर्षों की बात करते हैं ना? हाँ, मनोविश्लेषण मानता है कि ये लक्षण किसी अंदरूनी अस्वीकार्य इच्छा या संघर्ष को दबाने और उसे शारीरिक रूप देने का नतीजा है। यहाँ प्राथमिक लाभ प्राइमरी गेन और द्वितीयक लाभ सेकेंडरी गेन की बात आती है। प्राथमिक लाभ है वो तात्कालिक राहत जो लक्षण मिलने से मिलती है, मतलब व्यक्ति उस मुश्किल भावना या स्थिति से बच जाता है, उसका अहंकार सुरक्षित रहता है। अच्छा, और द्वितीयक लाभ? वो बाद में मिलने वाले फायदे हैं।
जैसे ध्यान मिलना, बिल्कुल। जैसे दूसरों का ध्यान मिलना, सहानुभूति मिलना, जिम्मेदारियों से बचना, या जैसा अख्तर के मामले में शायद था, मुआवजा मिलना। ये लाभ चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, लक्षण को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सीखने का सिद्धांत भी है क्या? ये बीमार भूमिका निभाने पर जोर देता है, मतलब बचपन में सीखा हुआ। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि अगर बचपन में या आसपास के माहौल में बीमार होने पर ज्यादा ध्यान या सहानुभूति मिली हो तो व्यक्ति अनजाने में बीमार भूमिका अपनाना सीख सकता है। इसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। किसी करीबी को कोई बीमारी होते देखना यानी मॉडलिंग, वो भी इसमें भूमिका निभा सकता है। और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, वो सोच के पैटर्न पर ध्यान देता है। सही। ये नजरिया कहता है कि ऐसे लोग अपने शारीरिक संकेतों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें याद रखते हैं और मामूली संकेतों को भी बढ़ा चढ़ाकर खतरनाक मान लेते हैं। उनमें एक तरह का कॉग्निटिव बायस होता है। कन्वर्जन में लक्षण शायद व्यक्ति की बीमारी के बारे में अपनी जो समझ है, चाहे वो अधूरी या गलत हो, उसे दर्शाते हों। साथ ही कुछ व्यक्तित्व विशेषताएं जैसे ज्यादा सुझाव स्वीकार करने वाले सजेस्टेबल या भावनात्मक रूप से अस्थिर लोग, वो कन्वर्जन जैसे विकारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। और जाहिर है, तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं अक्सर ट्रिगर का काम करती हैं। इतनी जटिल स्थितियां हैं ये, जिनका कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं, इनका इलाज कैसे होता होगा? ये तो काफी मुश्किल लगता होगा, खासकर जब व्यक्ति मानता ही नहीं कि कारण मनोवैज्ञानिक है। चुनौतीपूर्ण तो है, बिल्कुल है, खासकर सोमेटाइजेशन का। यहाँ अक्सर एक भरोसेमंद डॉक्टर के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना मददगार होता है। ऐसा डॉक्टर जो लक्षणों को सुने पर अनावश्यक जांचों और इलाजों से बचाए। कन्वर्जन के लिए पारंपरिक रूप से मनोविश्लेषण और सम्मोहन यानी हिप्नोसिस का इस्तेमाल होता रहा है। व्यवहारिक तरीके भी काम आ सकते हैं, जैसे बीमार भूमिका को बढ़ावा न देना, उसे रीइंफोर्स न करना। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी खासकर हाइपोकॉन्ड्रियासिस, बॉडी डिस्मॉर्फिक विकार और दर्द विकार में काफी प्रभावी हो सकती है। सीबीटी यहाँ कैसे काम करती है? विचारों पर? हाँ, सीबीटी सीधे उन डरावने विचारों, बीमारी के डर और शारीरिक संकेतों की गलत व्याख्या पर काम करती है। ये व्यक्ति को अपने विचारों और विश्वासों को पहचानने, चुनौती देने और बदलने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस में ये व्यक्ति को सिखाती है कि वो अपने शारीरिक संकेतों को बढ़ा चढ़ाकर ना देखें, उन्हें विनाशकारी ना माने। कुछ मामलों में एंटी डिप्रेसेंट दवाएं भी मददगार हो सकती हैं, खासकर अगर साथ में डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो। और ये भी ध्यान देने लायक है कि कन्वर्जन के कुछ मामले बिना इलाज के भी ठीक हो सकते हैं अपने आप। तो हमने देखा कि कैसे मन का बोझ शरीर पर दिख सकता है। अब देखते हैं कि जब यही बोझ चेतना, याददाश्त या पहचान पर असर डालता है तो क्या होता है, यानी डिसोसिएटिव विकार। फिल्मों में याददाश्त खोने वाले प्लॉट अक्सर यहीं से प्रेरणा लेते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। डिसोसिएशन का मतलब ही है चेतना, स्मृति, पहचान या अपने आसपास के माहौल की जागरूकता का एक तरह से टूट जाना या अलग हो जाना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी हल्के रूप में इसका अनुभव करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हुए कहीं खो जाना या दिन में सपने देखना। लेकिन डिसोसिएटिव विकारों में ये कहीं ज्यादा गंभीर और परेशान करने वाला होता है। स्रोत 3 मुख्य प्रकार बताता है: डिसोसिएटिव एमनीजिया और फ्यूग, डीपर्सनलाइजेशन विकार और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी विकार DID। शुरुआत करते हैं एमनीजिया और फ्यूग से। एमनीजिया यानी याददाश्त का जाना। लेकिन डिसोसिएटिव एमनेशिया में खास तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी को याद करने में असमर्थता होती है। आमतौर पर यह जानकारी किसी दर्दनाक या तनावपूर्ण घटना से जुड़ी होती है। ये सामान्य भूलने से कहीं ज्यादा होता है और ये दिमागी चोट से होने वाली एमनेशिया से अलग है, क्योंकि यहाँ याददाश्त अक्सर चुनिंदा रूप से जाती है, किसी खास घटना या समय के लिए। और खोई हुई यादें हमेशा के लिए नहीं जाती, वो बाद में सम्मोहन से या अपने आप वापस आ सकती हैं। अच्छा, और फ्यूग, इसका मतलब भाग जाना जैसा कुछ है? बिल्कुल। डिसोसिएटिव फ्यूग में व्यक्ति अचानक बिना किसी योजना के अपने घर या काम की जगह से कहीं दूर चला जाता है। इसके साथ ही उसे अपने अतीत, अपनी पहचान के बारे में कुछ याद नहीं रहता, यानी अमनेशिया होता है। वो इस बात को लेकर उलझन में हो सकता है कि वो कौन है, या कई बार एक नई पहचान भी अपना लेता है। ये भी अक्सर किसी असहनीय तनावपूर्ण स्थिति से बचने की एक अनजानी कोशिश होती है। स्रोत में बॉबी का मामला बताया गया है। काम और शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों से घिरा था, एक दिन काम से घर ही नहीं लौटा।
7 दिन बाद एक दूसरे शहर में मिला जहां वो नवीन नाम से रह रहा था और उसे अपनी असली पहचान या वो वहां कैसे पहुंचा कुछ याद नहीं था। हाँ, ये फ्यूगा का एक क्लासिक उदाहरण है। अगला है डिपर्सनलाइजेशन विकार। ये अपने आप से या दुनिया से कटा हुआ महसूस करना है। हाँ, इसमें 2 तरह के अनुभव हो सकते हैं। एक है डिपर्सनलाइजेशन, यानी खुद से अलग महसूस करना, ऐसा लगना जैसे आप अपने शरीर या विचारों को बाहर से देख रहे हों, एक दर्शक की तरह। और दूसरा है डीरियलाइजेशन, यानी अपने आसपास की दुनिया अवास्तविक, अजीब या बदली हुई लगना, जैसे सब कुछ धुंधला या सपने जैसा हो। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति की वास्तविकता से पकड़ बनी रहती है। उसे पता होता है कि यह सिर्फ एक एहसास है, वो असलियत जानता है। मीना का केस याद करें, घरेलू सहायिका जिसका किसी के साथ एक असंभव सा प्रेम संबंध था। उसके बाद उसे ऐसे दौरे पड़ने लगे जिसमें उसे लगता था कि वो शरीर से बाहर है या उसका मन पर काबू नहीं है। ये भावनाएं शायद उसके जबरदस्त भावनात्मक दर्द से निपटने का एक तरीका थी, एक तरह का डिसोसिएशन। और आखिर में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी विकार, जिसे पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते थे, ये शायद सबसे ज्यादा चर्चित और रहस्यमयी लगता है लोगों को। हाँ, इसमें व्यक्ति के अंदर 2 या 2 से ज्यादा अलग-अलग पहचाने या व्यक्तित्व अवस्थाएं मौजूद होती हैं। इन्हें अल्टर्स कहते हैं। ये अल्टर्स बारी-बारी से व्यक्ति के व्यवहार पर हावी होते हैं। हर अल्टर का अपना अलग नाम, अपनी आदतें, अपनी यादें और यहाँ तक कि अपनी आवाज, हाव-भाव या लिंग भी हो सकता है। अक्सर एक अल्टर को दूसरे अल्टर्स के बारे में या उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में कुछ याद नहीं रहता, जिससे स्मृति में बड़े-बड़े गैप्स आ जाते हैं। एमनीसिया होता है इन अल्टर्स के बीच। स्रोत में डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड का काल्पनिक उदाहरण दिया गया है और 3 फेसेस ऑफ ईव और सिबिल जैसे असली मामलों का भी जिक्र है। मुन्ना का केस भी है। एक शर्मीला लड़का जिसके अंदर मुनीम नाम का एक गुस्सैल और आक्रामक अल्टर विकसित हो गया था। शायद ही उसके बचपन में देखे गए घरेलू झगड़ों और हिंसा से जुड़ा था। बहुत संभव है मुनीम शायद मुन्ना के उन दबे हुए गुस्से और आक्रामकता को जाहिर कर रहा था जिसे वो खुद व्यक्त नहीं कर पाता था। ये ऑल्टर्स अक्सर व्यक्ति के उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें वह स्वीकार नहीं कर पाता या जिनसे निपटना उसके लिए मुश्किल होता है। ये एक तरह का बचाव तंत्र बन जाता है। ये डिसोसिएटिव विकार कितने आम हैं? क्या इनके बारे में पता है? और क्या इनके कारण भी सोमैटोफॉर्म जैसे ही हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक? इनके प्रसार पर अभी उतनी अच्छी रिसर्च नहीं हुई है जितनी सोमैटोफॉर्म पर है। एमनीसिया शायद 5-7% आबादी में कभी ना कभी होता है, पर ये आंकड़े थोड़े अनिश्चित है। फ्यूग काफी दुर्लभ है, लगभग 0.2%। डिपर्सोनाइजेशन का अनुभव भी कुछ प्रतिशत लोग करते हैं, शायद 2-3%। डीआईडी को पहले बहुत दुर्लभ माना जाता था, पर अब अनुमान है कि ये 1-2% आबादी में हो सकता है। हालांकि इसके निदान को लेकर अभी भी कुछ विवाद है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ओवर डायग्नोज्ड है। और कारण? क्या यहाँ भी मनोवैज्ञानिक कारक ही मुख्य हैं? जैविक भूमिका कम है? हाँ, जैविक कारकों की भूमिका यहाँ भी कम ही लगती है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोविश्लेषण के नजरिए से देखें तो एमनीसिया और फ्यूग में दमन यानी रिप्रेशन यानी दर्दनाक यादों या विचारों को चेतन मन से बाहर धकेलना और इनकार डिनायल मुख्य बचाव के तरीके हैं। डिपर्सनलाइजेशन में भावना का अलगाव आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट हो सकता है, यानी घटना याद है पर उससे जुड़ी भावना महसूस नहीं होती, व्यक्ति उससे कट जाता है। व्यवहारिक नजरिया इसे कैसे दिखता है? क्या ये भी सीखा हुआ व्यवहार है? व्यवहारिक सिद्धांत मानते हैं कि डिसोसिएशन अत्यधिक तनाव से बचने का एक सीखा हुआ तरीका है। जब इस अलग होने या भूल जाने से तनाव कम होता है तो ये व्यवहार अनजाने में और मजबूत हो जाता है, मतलब रीइंफोर्स होता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें स्व सम्मोहन सेल्फ हिप्नोसिस की भी भूमिका हो सकती है, खासकर उन लोगों में जो आसानी से सम्मोहित हो सकते हैं। क्या इसमें संस्कृति या बचपन के अनुभव भी कोई भूमिका निभाते हैं? हाँ, स्रोत बताता है कि कुछ संस्कृतियों में जहाँ आत्मा द्वारा कब्जे जैसी मान्यताएं हैं, वहाँ डिसोसिएशन ज्यादा देखने को मिल सकता है। उसे उसी रूप में समझा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन विकारों का, खासकर डीआईडी का, बचपन के गंभीर और लंबे समय तक चले आघात जैसे शारीरिक या यौन शोषण या अनाचार, इनसे बहुत गहरा संबंध पाया गया है। ऐसा लगता है कि जिन बच्चों में सम्मोहित होने की क्षमता, हिप्नोटाइजेबिलिटी ज्यादा होती है,
वो भयानक अनुभवों से बचने के लिए अपनी चेतना को बांटना सीख सकते हैं, जो बाद में DID का रूप ले सकता है। ये सोचना ही अजीब है कि हमारा दिमाग हमें दर्दनाक यादों से बचाने के लिए पूरी पहचान ही बदल सकता है या यादें मिटा सकता है। इनका इलाज कैसे किया जाता होगा? ये तो और भी जटिल लगता होगा। हाँ, इलाज जटिल हो सकता है। एमनेशिया और फ्यूग में पहला कदम व्यक्ति को एक सुरक्षित और सहायक माहौल देना होता है। तनाव के स्रोत की पहचान करने और उसे सहारा देने से कई बार याददाश्त अपने आप लौट आती है। मनोचिकित्सा और सम्मोहन का उपयोग खोई हुई यादों को वापस लाने में मदद कर सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि वापस आई यादों की सच्चाई की पुष्टि की जाए। और सिर्फ यादें वापस लाना काफी नहीं, व्यक्ति को उन दर्दनाक अनुभवों को समझने और उनसे निपटने में मदद करना जरूरी है। उन्हें प्रोसेस करना होता है। डिसपर्सनलाइजेशन के इलाज पर ज्यादा व्यवस्थित शोध नहीं है, पर यहाँ भी सम्मोहन, CBT और तनाव कम करने की तकनीकें मददगार हो सकती हैं। और DID का इलाज, जहाँ कई पहचानें होती हैं, उसका लक्ष्य क्या होता है? DID का इलाज लंबा और बहुत धैर्य की मांग करता है। मुख्य लक्ष्य होता है अलग अलग ऑल्टर्स को धीरे धीरे एकीकृत करना, यानी एक सुसंगत और एकीकृत पहचान बनाना। इसमें हर ऑल्टर को समझना, उनके अस्तित्व के कारण को जानना, उन्हें स्वीकार करना और व्यक्ति को तनाव से निपटने के बेहतर स्वस्थ तरीके सिखाना शामिल है, ताकि उसे अपनी चेतना को बांटने की जरूरत न पड़े। इसमें अक्सर लंबी अवधि की मनोचिकित्सा, सम्मोहन और अंतर्दृष्टि उन्मुख थेरेपी, इनसाइट ओरिएंटेड थेरेपी का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने मन की गहराइयों में उतरकर दो अहम समूहों को समझा। सोमैटोफॉर्म विकार, जहां अनदेखा मानसिक बोझ शरीर पर नजर आता है, और डिसोसिएटिव विकार, जहां यही बोझ हमारी चेतना, याददाश्त या पहचान को खंडित कर देता है। हमने इनके प्रकार, लक्षण, मनोवैज्ञानिक कारणों जैसे अचेतन संघर्ष, बचाव के तरीके, आघात और सीखे हुए व्यवहार और इलाज के तरीकों पर बात की। सबसे जरूरी बात ये याद रखना है कि ये स्थितियां वास्तविक मानसिक पीड़ा का नतीजा है। ये व्यक्ति के जानबूझकर किए गए कार्य नहीं है, बल्कि अक्सर भारी तनाव या ट्रॉमा से निपटने के लिए मन के जटिल अनजाने प्रयास हैं। इन्हें समझने के लिए सहानुभूति और पेशेवर मदद की जरूरत होती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो स्रोत सामग्री से ही उभरता है। हमने देखा कि कन्वर्जन विकार, जिसे कभी हिस्टीरिया कहते थे, अब कम देखने को मिलता है, जबकि DID पर चर्चा बढ़ी है। क्या यह दिखाता है कि समाज के बदलने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संकट को व्यक्त करने के तरीके भी बदल जाते हैं? जैसे जैसे हमारी समझ और सामाजिक दबाव बदलते हैं, क्या भविष्य में हमें मानसिक तनाव की कोई नई आधुनिक अभिव्यक्तियां देखने को मिल सकती हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। ये दिखाता है कि मन, शरीर और समाज कितने गहरे जुड़े हुए हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।